हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट इन इकोलॉजी का जो लेक्चर चल रहा था उस लेक्चर में इसके पहले मैं आप लोग को आज में से क्या आता है जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, इसके बारे में मैं आप लोग को देखिए बता रहा हूँ। देखिए, जल प्रदूषण में क्या करते हैं, जब वाटर में कंटामिनेंट्स जो होते हैं एक्सेस होने लगे तो उसमें जल प्रदूषण करते हैं। इसमें एक जल प्रदूषण में क्या होता है, एक टर्म होता है सुपोषण। सुपोषण का मतलब पोषण, सुपोषण मतलब कहीं ज़्यादा पोषण हो जाए तो उसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जो होता है उसमें क्या करते हैं आप देखिए, जल प्रदूषण एक व्यापक समस्या है, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के जल से फैलता है, पोषक तत्वों में अधिकता के कारण जीवों पर प्रभाव डालती है। ये जैविक और अजैविक पोषक तत्वों में वृद्धि के कारण इसमें होता है, इसे यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जैसे आपका वाटर कंसंट्रेशन हो तो उसमें जो वाटर हो तो उसमें जो केमिकल का कंसंट्रेशन हो रिच कर दो तो उसको क्या करते हैं, यूट्रोफिकेशन करती है, सुपोषण करते हैं। जैसे कहीं आप देखते हैं नदी नाले का पानी जाके कलेक्ट होता है तो वहाँ पे छोटे छोटे पौधे या कुछ पौधे एक्सेस में ग्रो कर जाते हैं, तो उसको क्या करते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है वो एक्सेस हो गया, दैट इज कारण वो आपका क्या होगा, यूट्रोफिकेशन ना। तो अपशिष्ट जलों के प्रभाव के साथ इसमें कार्बनिक तत्वों की आने के अलावा कार्बनिक अपशिष्टों में जमा होते जलाशयों में पोषक तत्वों की बढ़ा देते हैं। जो आपके ये पोषक तत्व होते हैं इसकी मात्रा में बढ़ जाते हैं। अत्यधिक पोषक तत्वों के कारण इसमें शैवाल तेजी से बढ़ता है, इसे एल्गम बूम कहते हैं ना। जब देखो इसी किसी को कहते हैं गाँव में, जब गाँव में आप रहते हो वहाँ पर बोलते हैं बौरा जाना, मतलब कि वो फूल पौधा रिच जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट रिच की वजह से वहाँ पर वो एक्सेस हो गया, वहाँ पर न्यूट्रिएंट रिच हो गया तो उसको कहते हैं एल्गम बूम, एल्गल बूम कहते हैं। इस तरह के शैवाल बूम जिसमें मुख्यतः ब्लू ग्रीन शैवाल की अधिकता रहती है, पूरी तरह जल आवंछित हो जाता है। शैवाल के साथ साथ इसमें जली पौधों में आवृत्त होते हैं। शैवाल जली श्वसन के लिए अधिकांश ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं, तो वहाँ पे जो एक्सेस ऑक्सीजन रहता है उसको वो ऑक्सीजन को खींच लेते हैं। जब ऑक्सीजन खींच लेंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो इसी को बोलते हैं टॉक्सिन, वो कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसको निष्कासित तथा जलाशय में जंतु जलाशी जीव O2 के अभाव से मरने लगते हैं। जब वह रिच हो जाता है तो वहाँ के जीव जंतु होते हैं जो अंदर उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की लेस हो जाता है। जब ऑक्सीजन लेस हो जाएगा तो उसमें जीव जंतु की उसकी डेथ होने लगती है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, आपका रसोई खाने कहाँ कहाँ होते हैं, रसोई खाने के अपशिष्ट, वाहित जल प्रदूषण के वाहित मल, रसोई खाने, फैक्ट्रिया के अपशिष्ट, जलीय जीव जंतुओं, हाँस, जलाशय, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस आदि के कारण O2 जहर में निष्कासन, शैवाल, जली पौधे, एल्गम बूम जलाशय सतह पर फैलना रहता है, उसमें एल्गल बूम हो जाता है। मतलब धीरे धीरे जब कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो उसमें कैसे हो जाता है। और इसका यूट्रोफिकेशन, जैसे आपका पानी कलेक्ट हुआ, उस पानी में आपका नली का नाले का पानी सब जगह गया तो उसमें क्या नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर ही तो है वाटर में, वो कंसंट्रेशन धीरे धीरे रीच हो जाएगा। रीच होने के बाद पौधे उसमें माइक्रो एल्गी जो प्रोडक्ट है वो ग्रो करेंगे। जब वो ग्रो करेंगे तो ऑक्सीजन वहाँ का एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब ऑक्सीजन, क्योंकि न्यूट्रिएंट रिच है, न्यूट्रिएंट रिच की वजह से तो उसमें उसकी डेथ होती है। इसी को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। जल प्रदूषण संबंधित है यह अप्राकृतिक, मतलब ये नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा बढ़ा जाती है। यूट्रोफिकेशन कमी आने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जहाँ पे कम हो जाती है आप देखते होंगे इसको क्या, अब एक BOD कहता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका ये जल प्रदूषण की मापने की इकाई है। जल प्रदूषण को मापने इसमें कार्बनिक, अब उसको कार्बनिक अकार्बनिक घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसमें घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा आपका घटती चली जाती है ना। घुलनशील ऑक्सीजन घटने से मांग वृद्धि हो जाती है। BOD अधिक होना मतलब जल में संकृत होना, जल को संक्रमित होने का। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक होना मतलब जल में संकृत होता है। कार्बनिक अपशिष्ट में जैसे सीवेज मात्रा बढ़ने से अपघटित हो जाती है। O2 का उपयोग बढ़ने से इसको मतलब फलस्वरूप ऑक्सीजन में डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। जब उसमें आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो उसमें कम हो जाता है। O2 की मांग बढ़ने से अपशिष्ट मात्रा में सीधा संबंध बायोलॉजिकल ऑक्सीजन को डिमांड करते हैं। BOD ऑक्सीजन मापा करता है उच्च BOD, और ये आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन। देखिए जब डिजॉल्व ऑक्सीजन ज़्यादा है तो मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है। जब डिजॉल्व, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब कि डिजॉल्व ऑक्सीजन जो अंदर का ऑक्सीजन है वाटर का, अगर ये ज़्यादा है तो BOD कम है, अगर
ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये है कि जैसे जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन है, तो जब डिजॉल्व ऑक्सीजन है तो बीओडी आपका मतलब कम है, और जब डिजॉल्व ऑक्सीजन नीचे का कंसंट्रेशन कम हो गया तो इसका मतलब बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो चाहता है। सहनी जाते एनिलेट तथा कीटों के लिए प्रयोग करते हैं। डीओ का लेवल होता है, इसमें प्रदूषक के सूचकांक प्रज्योतित जाते हैं। डीओ की मात्रा में इतना नीचे रहता है, कंटामिनेटेड जल रहता है, इसमें क्या होता है 4 पॉइंट इतना मिल्क अधिक होता है। गंगा नदी में सर्वाधिक, कानपुर इलाहाबाद में जो गंगा नदी है उसमें आपका ये जो कानपुर प्रयागराज ये वाला रीजन है, और आपका बनारस भी, ये सब में क्या था ये प्रदूषित होकर यहाँ पर बीओडी अधिक, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ पर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो गई। जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गई तो इसका मतलब बीओडी की मात्रा बढ़ी होगी, तभी तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो गया। तो इसी कारण से आप इसमें आप कर सकते हैं। भूमिगत जल में दूषित करने के लिए अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक होते हैं, यौगिक अनेक तत्वों में पाया जाता है। ज्वालामुखी में इसमें शब्द खनिजनी आपका खनिज समुद्री में, भारत में कई जगहों पर भूमिगत आर्सेनिक जो थे संक्रमित होता है। इसमें कार्य से प्राकृतिक रूप से बेड रॉक में आर्सेनिक उत्पन्न होता है। भूमिगत जल के अत्यधिक उपयोग से भूमि चट्टानों एवं ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। जब आपका डिजॉल्व ऑक्सीजन आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाएगी तो उसमें क्या क्या आपका बीमारी होता है, ब्लैक फुट, त्वचा, फेफड़ा रोग, हाइपरटोसिस, पेरिफेरियल डायरिया, ये सब के आर्सेनिक की मात्रा बढ़ने से। क्वेश्चन में पूछता है कि आर्सेनिक इज रिलेटेड, आर्सेनिक जो आर्सेनिक होती है इसकी मात्रा कहाँ पर मैक्सिमम है, तो आपका जैसे ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, दीज आर द रीजन्स वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक इज इंक्रीजिंग। उल्लेखनीय है कि आर्सेनिक रासायनिक में खरपतवार विनाशियों के छिड़काव द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र में समा जाता है। आर्सेनिक में एक बेहतर अवशोषक माना जाता है। आर्सेनिक भूजल के जरिए अनाज तक पहुंच जाता है और समूची को प्रभावित करता है। जैसे जैसे ऑक्सीजन बढ़ता है उसमें आपको प्रभावित करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में आपका पद्मा मेघना इलाकों में भूमिगत आर्सेनिक होता है। भारत ने 1983 में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक का प्रदूषण के मामले आया। भारत में 7 राज्यों में वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव, भून में आर्सेनिक का प्रभाव रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा लाल जीवन में आर्सेनिक मिशन की शुरुआत की गई। दामोदर नदी झारखंड निकलकर हुगली में मिलती है, कोयला खादान आदि के होती है, जिसमें बायोलॉजिकल डेजर्ट कहते हैं। औद्योगिक में सबसे लंबे क्या रासायनिक प्रदूषण, चमड़ा उद्योग, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। देश में मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा, मेघालय, झारखंड, मध्य प्रदेश, इसमें भारत मात्रा में इसमें लगभग 85% में भूजल की मात्रा रहती है। शेष प्रतर कुआं खोल आदि के इसमें निर्भर करते हैं। नौकनी संरक्षण, फ्लोराइड में प्रदूषण के कारण इसमें होता है। इसमें क्या नौकनी जो आपका संरक्षण था फ्लोराइड में आपका प्रदूषण होने के कारण, एक्सेस होने के कारण रहता है। इसमें क्या करता है आपका एक्सेस कंसंट्रेशन फ्लोरेसिन नामक रोग से बनता है। अत्यधिक फ्लोराइड इनटेक के कारण आपका हम्ड बैक होने की संभावना रहती है। जब आपका जो आपका कुबड़ जैसे लोग को कहते हैं आपका निकल, उसको बोलते हैं हम्ड बैक। जब आपका जैसे फ्लोराइड आपके एक्सेस हो जाता है तो इसमें संभावना रहती है। उच्च फ्लोराइड संग्रहण पैरों में आपका बेंडिंग के कारण होता है। नौकनी संरक्षण इसमें कहते हैं। उल्लेखनीय है कि जैव सचिवालय प्रणाली में जीवाणु के अपशिष्ट पदार्थों में मीथेन परिवर्तित कर पानी आपका मीथेन परिवर्तित कर पानी के टैंक में जमा होने वाले क्लोरीन की मदद से साफ किया कर दिया जाता है। मतलब इन सबको जो आपका फ्लोराइड जो आपका जैसे कंसंट्रेशन जब आपका TDS निकालते हैं वाटर का तो उसमें आपका पता चल जाता है। अब देखिए भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक, मतलब आपको क्या बोला अजैविक, एबायोटिक, तो एबायोटिक कौन सा आपका आर्सेनिक ही। औद्योगिक में सर्वाधिक प्रयोग वाले प्रदूषण आपका क्या था, सर्वाधिक चमड़ा उद्योग। देखते हैं चमड़ा किसे कहता है, जो आपका इसमें कौन सा वायु प्रदूषण होता है, स्मॉग, अम्ल, एस्बेस्टस। तो यूट्रोफिकेशन ये वाटर से है, वाटर का है। इसमें एल्गम बूम की संभावना आपको मैं बता दी, एल्गम बूम क्या होता है, टॉक्सिक होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन। सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको बचाइए। देखिए यह जल निकाय पोषक तत्व का संवर्धन की घटना है। यह जल में घुलनशील ऑक्सीजन को कम करता है। तो क्या करता है यह जल निकाय, सुपोषण मतलब आपका क्या कर रहा है यूट्रोफिकेशन, यह जल निकाय में पोषक तत्व को संवर्धन को घटाता है। यस, यह जल में घुलन ऑक्सीजन को कम करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। यही तो आपको बताया था जो सुपोषण है, सुपोषण मतलब कि यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन मतलब किसी को एक्सेस में दे दो। जैविक ऑक्सीजन में बीओडी के किस प्रकार का, तो बीओडी आपका एक जल ही है यार,
बी इसमें कौन सी बात, किस प्रकार के बीओडी का अधिकता संकेत देती है? आपका सीवेज में प्रदूषण, जो सीवेज वाटर है तो वहीं पे सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट। नदी में जल प्रदूषण निर्धारण के लिए सबसे क्या है? ऑक्सीजन। नदी में जल प्रदूषण किसके कारण? जो जल प्रदूषण होता है जल में घुली ऑक्सीजन के कारण, इसी को तो इकाई है इसका डी पार्ट। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मापदंड है? ये जलीय प्रदूषण को करने के लिए। तो ये सब क्वेश्चन है, जी आपको कॉन्सेप्ट होता है। गंगा नदी में बीओडी की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है? कानपुर और इलाहाबाद के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कहाँ पर आर्सेनिक देखिए हरियाणा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल। कभी कभी ईस्टर्न यूपी, बिहार भी क्वेश्चनिंग में आ जाता है। किस देश में आर्सेनिक प्रोड्यूस जाता है? तो आर्सेनिक आपका बांग्लादेश सबसे ज़्यादा। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में कौन सा जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी आपका जैविक मरुस्थल कहलाती है। भारत में निम्नलिखित में से नदियों में किसमें जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो इसको दामोदर नदी को आपको जैविक मरुस्थल कहते हैं। आपको देखिए जैव सचिवालय जो आपका बायो टॉयलेट्स हैं उसके संदर्भ में कहता है। जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट अपघटन क्या करता है? फंगल इनकोमेंट एक्ट करता ना। ये इस अपघटन के अत्यंत उत्पाद केवल अमोनिया जल उत्पाद वायुमंडल में करता है ना। इसका क्या इसमें डी पार्ट। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नदियों में कौन सा पर्यावरण प्रदूषण के लिए जैविक आपदा घोषित करता है? तो यमुना गोमती, इसका क्या है? ये और बी यमुना गोमती में जिस करता है। निम्नलिखित में कौन सा भारत के कुछ भागों में पीने के जल के लिए प्रदूषक है? तो कुछ पीने के जल के लिए आपका क्या है? आर्सेनिक, फ्लोराइड और आपका यूरेनियम। ये आपका क्या पर है? सी पार्ट। इसमें जो जल की मात्रा में प्रदूषक के रूप में आपका पाया जाता है जब टीडीएस निकालते हैं। नौकनी संरक्षण किससे उत्पादित है? फ्लोराइड प्रदूषण से। आपको नौकनी संरक्षण में थ्योरी बता दिया था। नौकनी संरक्षण आपका एक्सेस कंसंट्रेशन होता है, इसमें उसके कारण हम बैक की संभावना रहती है। भारत में किस महानगर में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पादन है? तो आपका सर्वाधिक ठोस आपका मुंबई, ये बदलता रहता है, मुंबई में महानगर है। भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 के अनुसार निम्नलिखित कथन से कौन सा है? जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है ये अपशिष्ट उत्पादक 5 कोटियों में अपशिष्ट करता है। यह निम्नलिखित में से जो आपका था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्थानीय निकायों के लिए करता है। यह निम्नलिखित में अपशिष्ट भराव स्थलों, अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं सटीक ब्यौरे के मापदंड या अपशिष्ट उत्पादों के लिए ये आज्ञापन होगा जिसको किसी के जरिए जिले में उत्पादित लिए जाने के लिए, जो जिले में आप उसमें उत्पादित करते हैं उसमें क्या क्या करते हैं? जिले में उत्पादित करने के लिए 2000 इसमें जो 16 का नियम है उसमें क्या करते हैं? देखिए इस नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों अपशिष्ट प्रसंस्करण एवं सुविधाओं को सटीक एवं ब्यौरे मानदंड करता है। इसमें क्या करता है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक्चुअली क्या करता है? इसको छोटे छोटे जैसे रेडियो एक्टिव सॉलिड वेस्ट हो गए जो हार्मफुल रहते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनको कलेक्ट करके आउट एरिया में उसको करते हैं। तो ये 2016 वाला जो नियम है इसमें क्या करता है? इसमें लागू किया गया, ये निम्नलिखित अपशिष्ट में करता है। इसमें अपशिष्ट में अलग अलग करते हैं। इसमें क्या करता है? प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय को विस्तार करते हैं, गलत अतिरिक्त में डी तथा इसमें दूसरा विभिन्न अपशिष्ट भराव का कार्य करते हैं सूचना में किया गया। अब देखिए आपका क्या था? सी पोल्यूशन, समुद्री प्रदूषण। आपका सी प्रदूषण में आप क्या करते हैं? वर्तमान में समुद्र में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आपको मैं पहले बताया था तो जब ऑक्सीजन जब कंसंट्रेशन ऑफ जब मैं इसको बताता है कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इंक्रीज कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा, 1.5 सेंटीग्रेड आपका टारगेट रखा गया। तो 1.5 सेंटीग्रेड टारगेट से जब ये बढ़ेगा तो जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो प्रदूषण होगा। 1/3 CO2 अवशोषित कर लेते। देखिए CO2 बढ़ने से क्या क्या होता है? आपका समुद्री में एसिडिटी बढ़ती है, माइटोप्लैंक्टन की उत्पादकता में कमी होती है। तो जब पानी पड़ जाएगा तो उसमें मत्स्य गिरावट हो जाएगी, मछली मरने लगेगी। ये कार्बोनेट आयन में कमी हो जाएगी, कैल्सिफिकेशन बाधा होगी, कंकाल निर्माण में बाधा रहेगी। पादप पल्लवी निम्नको उत्तर जाति के रूप में प्रभावित है। प्रवाल भ्रमंजन एवं कोरल रीफ से संबंधित होता है। देखिए जो कोरल रीफ्स होते हैं उस पर बाधा पहुंचे। जब पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा तो उसमें आपका
डिक्रीज होता है। कार्बोनेट आयन होता है, कैल्सिफिकेशन होता है, कंकाल तंत्र का निर्माण होता है, इसमें जैसे जैसे आपका होता है। अब देखिए अनुसंधानों के बाद सामने आई कि समुद्र में द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 अस्वीकृत करता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में समुद्री अम्लता एवं प्रवाल कोरोलर ब्लीचिंग की घटना उत्तरदायी होती है। महासागरों में बढ़ते के कारण कैल्शियम पादक और वृद्धि के कारण उसमें क्या करता है, प्रभाव पड़ता है। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, भारत में समुद्री जल के हानिकारक शैवाल प्रपुष्टन की वृद्धि से इसमें क्या क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मानसून के रूप में समुद्र का उपप्रवाह अप वेलिंग होता है। जैसे जैसे CO2 बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो अप वेलिंग होंगे, समुद्र धीरे धीरे बढ़ेंगे तो छोटे छोटे जो आइलैंड है वो आइलैंड डूब जाएंगे। इसमें क्या है, नदियों द्वारा लाए गए सीवेज, अपशिष्ट, कीटनाशक, धातुएं, नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी तथा ये अधिक शैवालों को प्रेरित करता है। उल्लेखनीय है कि 1948 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के संगठन के रूप में इसमें क्या था, इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन IMO द्वारा 1982 में संगठन का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। जो इंटरनेशनल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम बदल दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। IMO का ये एजेंसी है नौवाहन सुरक्षा के लिए संबंधित पोत संबंधित सुरक्षा करती है, इसके मुआवजा एवं इसमें प्रकाशित करती है। अब देखिए इसमें क्या क्या आप पाएंगे, भारत में समुद्र जल हानिकारक एवं शैवाल प्रपुष्टन में हो रही है। यह वृद्धि चिंता का क्या कारण है, इसमें क्या क्या एक्शन, यह ज्वार पुष्कर का प्रभाव करता है, मानसून में जल प्रभाव करता है, समुद्र में उस्फान करता है। इसका क्या था, तीनों पार्ट सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, IMO का आपका लंदन में IMO का क्या है, उसका नाम बदले इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया, ये इसका लंदन में है। दक्षिण एशियाई समुद्र में तेल एक रासायनिक प्रदूषण है, सहयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल SACEP के बीच समझौता ज्ञापन के लिए मंजूरी दिया गया। उसमें क्या गया, यह कहा, यह दक्षिण एशिया का सहकारी कार्यक्रम है ना। SACEP 1982 में स्थापित है। महासागरों में अम्लीकरण क्यों बढ़ रहा है, क्या क्या चिंता है, महासागरों में जो आपका एसिडिटी क्यों बढ़ रही है, उसके क्या कारण से आप क्या समझ सकते हैं। देखिए पहली बात तो इसमें जब आप लगातार उसमें बढ़ रहा है तो इसमें क्या, कैल्शियमी पादप पलवक की वृद्धि के उत्तरजीविता के प्रतिकूल प्रभावित होता है, प्रवाल भित्तियों में उत्तरजीविता के प्रतिकूल प्रभावित होता है। यस, कुछ प्राणी से डिम्पक आदि को प्रभावित करते हैं। देखिए जो प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ है, इनका जब बढ़ने से क्या होता है, ये इक्वेटर के पास पाए जाते हैं। तो इन कारण से जब आपका महासागरों में एसिडिटी CO2 के कारण से टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे तो इनकी डेथ होने की संभावना रहती है। इसका पार्ट क्या रहेगा, 1 और 2 और 3। देखिए अब आपका नेक्स्ट क्या है, ध्वनि प्रदूषण। देखिए ध्वनि प्रदूषण में आप लोग को मैं पहले ही बता दिया था, नॉइस जब एक लेवल तक अच्छी रहती तो अच्छा लगता है, उसको संगीत कह सकते हैं। जब वो एक लेवल से अधिक हो जाती है तो उसको शोर कहते हैं। और उसके बाद जब उसमें जो उसकी यूनिट होती है डेसिबल होती है, ये हम लोग 20 डेसिबल के आगे से बात करते हैं। जैसे कुछ होते हैं जो आपका कुत्ते, भेड़, बिल्ली होते हैं, इन सब का सेंसिटिव होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं वो कम डेसिबल तक सुन सकते हैं। मानो लगभग 10 डेसिबल 15 डेसिबल के आगे से सुनना स्टार्ट करता है, तो उसी के बारे में है। देखिए इसे शोर कहते हैं। तेज ध्वनि के कारण इसमें विपरीत प्रभाव का अनुमान लगाया जा सकता है, डेसिबल कहते हैं। अनियोजित विकास के कारण इसमें मोटर वाहनों के लिए अलग अलग होते हैं। देखिए पत्तियों में सरसराहट, इसके यूनिट जेर एयरक्राफ्ट में उतरने, पत्तियों में सरसराहट 20 डेसिबल, फुसफुसाहट 30 डेसिबल, शांत कमरे में ध्वनि 40 डेसिबल, समान बातचीत के लिए 60 डेसिबल, ट्रक 80 से 85 डेसिबल, जेट इंजन 120 डेसिबल, जेट प्लेन 150 डेसिबल और रॉकेट इंजन आपका 180 डेसिबल हो गया। तो ये हमेशा क्वेश्चनिंग में हमेशा पूछा जाता है। जैसे समान बातचीत के लिए 60 डेसिबल, ट्रक जो आपका रॉकेट इंजन होता है उसके लिए 180 डेसिबल तक इसमें साउंड जो आपका नॉइस होता है वो नॉइस से करता है। अब इसी में एक होता है सोनिक और मैक यूनिट। जो सोनिक होता है, जैसे आपका जो मैक नंबर 1 तक रहता है तो उसको सोनिक बोलते हैं, फिर मैक नंबर ऊपर तो फिर सुपर सोनिक, ऐसे मैक जब उसमें कहता है कि सोनिक बूम के उसको कहते हैं। मैक यूनिट व्यक्त करता है। उल्लेखनीय है कि जो वस्तुएं ध्वनि की रफ्तार से चलती हैं उनकी मैक नंबर 1 कहता है। देखिए
वेलोसिटी इन मीडियम मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड, जैसे साउंड क्या रहा और आपकी मीडियम में कितनी वेलोसिटी, अगर वो ध्वनि की रफ्तार से है वेलोसिटी, जैसे हमारे साउंड की जितनी ध्वनि है उस रफ्तार से तो मैक नंबर 1 हो गया, उस रफ्तार से डबल हो गया तो मैक नंबर डबल हो गया। अगर यदि यह रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से दोगुनी हो गई तो उसको क्या होता है, उसका मैक नंबर डबल हो जाएगा, उसका मैक नंबर 2 हो जाता है मैक नंबर। इसका आप देखिए ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए जो आपको हरे पौधे लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं ग्रीन मफलर, एक कॉन्सेप्ट है। अधिकतम किसके द्वारा होता है, जेट उड़ान, जब देखते हैं जहाज हेलीकॉप्टर उतरते हैं तो कितना कट होता है। वृक्ष की जो सनसनाहट हो कितनी होती है, 20 डेसिबल तक रहती है। ध्वनि प्रदूषण के लिए सबसे बड़ा कौन सा इकाई प्रयोग करते हैं, आपका डेसिबल। ग्रीन मफलर किसके लिए होता है, ध्वनि प्रदूषण के लिए। किस प्रकार के प्रदूषण के लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया गया है, तो ग्रीन मफलर का प्रयोग आपका ध्वनि प्रदूषण के लिए। अब आपका नेक्स्ट आपका क्या था, आपका हो गया मृदा प्रदूषण, ये आपका नेक्स्ट लेक्चर में होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।